Good morning students. Now today's session we are going to discuss about electrode potential and magnetic properties of transition element. So first of all इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है इसको ज़रा आप याद करो, 11th क्लास में आपने पढ़ा था। एक्चुअल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स आईयूपीएसी ने क्या डिसाइड किया कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम क्या मानेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरली बोलते हैं। जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपको दी जाती है वो किस रूप में दी जाती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि अगर कोई मेटल आयन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है और वो अपने मेटालिक फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। और यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा मेटल और उसके सॉल्यूशन के बीच में, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और सिंपली इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब भी हम आपको ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बिकॉज IUPAC हैव कंसिडर्ड इट एज अ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है, लेकिन अगर हम रिडक्शन की बात करें, ऑक्सीडेशन की बात करें, इट मे क्रिएट कन्फ्यूजन। In order to avoid the confusion, we have just taken the reduction potential as a standard electrode potential. तो मान लो इस रिएक्शन के लिए अगर वैल्यू पॉजिटिव आए, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव दी गई है, जैसे मान लो +1 या 0.1 वोल्ट या जो भी दिया गया है, इसका मतलब है इस मेटल आयन की टेंडेंसी है रिड्यूस होने की, और ये रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है। तो रिड्यूस होने का मतलब क्या होगा कि इट इज़ ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसके अंदर टेंडेंसी रिड्यूस होने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है। इसका मतलब है किसी दूसरे मेटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने की टेंडेंसी रखता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कराने की टेंडेंसी रखता है। तो इफ अ मेटल आयन हैव अ टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, इट मीन्स इट इज़ ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, लेस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मोर नेगेटिव है, इस पे हमें ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी सॉल्यूशन में जो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। और फाइनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द 3 फैक्टर्स। फर्स्ट इज इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सेकेंड वन इज इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंड थर्ड ऑफ इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इसको आप यहाँ देख लो, मेटल सॉलिड फॉर्म में है, सबसे पहले वो गैसियस फॉर्म में गया, सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, फिर उसके बाद इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, एंड देन इन एक्वस मीडियम इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये 3 फैक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं कि उस पर्टिकुलर मेटेलिक आयन का या मेटल रॉड का वहाँ पर क्या पोटेंशियल डेवलप होगा। इसको आप ऐसे देख सकते हो, मेटल सॉलिड फॉर्म में है, वो मेटल के आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से मेटल सॉलिड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अगर आप देखो तो टोटल इंथैल्पी चेंज कैसे होगी, इन तीनों को ऐड करके हमें मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर, ओके। अब कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जो आपको यहाँ देखना है। ट्रेंड इन द M2+/M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल। मान लो कि कोई मेटल आयन जो डाईवैलेंट आयन है, उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपको दी गई है। इस चीज़ को समझो कि अगर आपको डाईवैलेंट आयन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है, अब आपको ये देखना है कि आयनिक फॉर्म में ज़्यादा स्टेबिलिटी है कि मेटालिक फॉर्म में ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैसी है। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हाई है,
हाई का मतलब है मोर पॉजिटिव, और नेगेटिव में हो तो लेस नेगेटिव हो। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये मेटल आयन खुद को रिड्यूस करना चाहता है, और ये रिड्यूस होना चाहता है, इट मीन्स इट वांट्स टू गेट इलेक्ट्रॉन, इट वांट्स टू रिसीव इलेक्ट्रॉन। In that case, what can you say? You can say that M2 plus ion can be easily reduced to M solid form. अब इसका मतलब हो गया कि M2 plus ion जो है वो लेस स्टेबल है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है गेन करने की। अगर स्टेबिलिटी होती तो इलेक्ट्रॉन गेन करना ही नहीं चाहता। और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू स्मॉल हुई, जस्ट उसका अपोजिट कर लो आप, यानी लेस पॉजिटिव हो या मोर नेगेटिव हो, इसका मतलब है कि M2 प्लस आयन की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की नहीं है, उसके पास मेटल के सॉलिड स्टेट से ज़्यादा अधिक स्टेबिलिटी होगी, ठीक है ना। और उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की नहीं होगी, बल्कि इट वांट्स टू गेट ऑक्सीडाइज, इट वांट्स टू फॉर्म मेटेलिक आयन, वो डाइवैलेंट आयन बनाना चाहेगा। तो इस तरीके से बच्चों एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, आपको डाटा दिया हुआ रहेगा, उसके बेसिस पे आपको बताना होगा कि वेदर द मेटेलिक आयन either it is +2 or it is trivalent ion +3 ion, which one is the more stable। तो वहाँ पर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखकर कंपेयर कर सकते हो। ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट में एनसीईआरटी बुक के आपके दे रखे हैं। तो इफ़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर मैग्नीज, निकल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड, इनकी अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखो, जब हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखो, इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये मोर नेगेटिव है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, जो जनरल ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होती है? हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होती है, कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं ट्रेंड्स की, जहाँ पर M3 प्लस से M2 प्लस, यहाँ भी क्या हो रहा है? रिडक्शन ही हो रहा है, लेकिन ट्राईवैलेंट आयन M3 प्लस आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और M2 प्लस आयन में कन्वर्ट हो रहा है। हेयर अगेन रिडक्शन इज गोइंग टू टेकिंग प्लेस। अब अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है, यह लेस नेगेटिव है, जो अभी आपने जस्ट पहले पढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव वैल्यू होने का मतलब हो कि M3 प्लस आयन, इसकी टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? M2 प्लस की होगी। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखकर आप आसानी से बता सकते हो कि विच मेटेलिक आयन इज मोर स्टेबल, वेदर इट इज डाइवैलेंट आयन इज मोर स्टेबल और ट्राइवैलेंट आयन इज मोर स्टेबल। और अगर यही वैल्यू लेस पॉजिटिव हुई या मोर नेगेटिव हो गई, जस्ट अपोजिट, तो इसका मतलब हो गया कि M3 प्लस आयन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, वो रिड्यूस होना नहीं चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेगा। इज इट क्लियर? अब एक टेबल देखते हैं, टेबलर फॉर्म में, डाटा के फॉर्म में, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर बच्चों VCr Mn Fe एक 3D सीरीज के एलिमेंट है, स्कैंडियम से जो स्टार्ट होता है और जिंक तक जाता है, उसके एलिमेंट्स है। और यहाँ पर हमने दो टेबल लिया है, रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ली है। डाईवैलेंट आयन कन्वर्ट हो रहा है किस में? मेटेलिक फॉर्म में, और ट्राईवैलेंट कन्वर्ट हो रहा है मेटेलिक फॉर्म में। दोनों को कंपेरेटिवली अगर आप इसकी वैल्यूज़ को देखो तो मोर पॉजिटिव या लेस नेगेटिव की बात करते हैं। इससे आप कंपेयर कर सकते हो। अगर आप बात करोगे किसी के लिए, जैसे कोबाल्ट 3 प्लस और कोबाल्ट 2 प्लस, तो 3 प्लस में अगर आप देखो कोबाल्ट है, तो 3 प्लस में क्या है? ये प्लस में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि CO3 प्लस के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव वैल्यू है। इट मीन्स इट वांट्स टू रिसीव इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? CO2 प्लस में कन्वर्ट होना चाहेगा। इसलिए क्या होगा? ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, क्योंकि उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। ओके, उसी तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो, V2 प्लस V के रूप में कन्वर्ट होता है मेटेलिक फॉर्म में, या Cr2 प्लस कन्वर्ट होता है Cr में। +2 इज मोर स्टेबल, +2 स्टेट क्या है? मोर स्टेबल है। इसका मतलब क्या होगा? मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेट रिड्यूसिंग एजेंट। डाटा को एक बार फिर से कंपेयर करो, देख लो। V के लिए देख लिए निगेटिव वैल्यू है, और Cr के लिए देख लीजिए नेगेटिव वैल्यू है।
तो इन दोनों की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब क्या हो गया? अगर आप इक्वेशन को देखो इस तरीके से, आप देखिए इसको, mn प्लस n इलेक्ट्रॉन, इसके लिए अगर m सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है, हम कहते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो है -1.18। तब जब रिएक्शन को आप रिवर्स करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब है कि मेटल चाहता है कि वो कन्वर्ट हो जाए इस फॉर्म में, वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब है दूसरे को रिड्यूस करेगा। इट मीन्स इट इज गोइंग टू बी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इज इट क्लियर? तो आप उस डाटा के वैल्यू पे इसको कह सकते हैं। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा ही आता है कि डाटा टेबल दिया रहेगा और आपको बताना रहेगा कि इन विच फॉर्म, whether it is in the divalent ion form or it is in the trivalent ion form, it is a good reducing or oxidizing agent। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखेंगे। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है मोर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। लेस पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। तो कंपेरेटिवली हाई वैल्यू फॉर Mn shows that Mn2+ इज पर्टिकुलरली स्टेबल, क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। और उसी तरीके से आयरन के लिए आप देख लो तो उसकी स्टेबिलिटी Fe3+ में ज़्यादा होती है कि वहाँ पर D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है। वानेडियम के लिए आपको लो वैल्यू देखने को मिलती है क्योंकि V2+ के पास हाफ फील्ड T2Z लेवल होता है। अब आपको ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ना है, जो आपका D ऑर्बिटल है उसकी स्प्लिटिंग होती है दो डिफरेंट सेट्स में, T2Z और EZ लेवल में। तो ये आप पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब अगर बात करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड केमिकल रिएक्टिविटी की, तो ट्रांजिशन मेटल आर सफिशिएंटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर डिजॉल्व इन मिनरल एसिड। द मेटल्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज with exception of copper are relatively more reactive and are oxidized by 1 molarity of acid। किसी भी एक मोलरिटी वाले एसिडिक सॉल्यूशन को लीजिए तो उसके साथ मेटल जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के हाईली रिएक्टिव होते हैं। और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होती है M2+ M के लिए, यानी रिडक्शन पोटेंशियल डाइवैलेंट आयन मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसकी जो वैल्यू आप देखोगे तो देखते हो कि ये डिक्रीज करता है, डिक्रीजिंग टेंडेंसी शो करता है अक्रॉस द सीरीज। इसका मतलब क्या है कि डाइवैलेंट यानी +2 स्टेट में वो एग्जिस्ट करना नहीं चाहते हैं। डाटा देख लीजिए आप, 2+ से ये माइनस माइनस माइनस, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पर क्या है, माइनस में वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है ना? तो इस चीज़ को अगर आप ऐसे देखोगे, ये -1+2 है, यानी कि आपका यहाँ पर मेटल चाहेगा कि वो डाइवैलेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.18 प्लस में आएगा। यहाँ पर प्लस में कितना आएगा, 0.28 आएगा कोबाल्ट के लिए। इसका मतलब है कोबाल्ट जो है वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होना नहीं चाहता है, ये चाहता है क्या करना, रिड्यूस होना चाहता है। इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़्यादा होगी, यानी कि वो चाहेगा कि वो आयनिक +2 फॉर्म में एग्जिस्ट करे। ओके, तो ये आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात खत्म हो गई यहाँ पर। अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो मेनली दो तरह के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आप जानते हो। इन ए मैग्नेटिक फील्ड कोई भी अब ट्रांजिशन एलिमेंट होता है वो इट शोज 2 टाइप ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म, और एक होता है फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, रिपेल्ड बाय द अप्लाइड फील्ड। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टेड बाय द अप्लाइड फील्ड। और फेरोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टेड स्ट्रांगली बाय द अप्लाइड फील्ड। यानी ये एक्चुअली क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन है कि इसका पैरामैग्नेटिज्म का। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो पैरामैग्नेटिक मोस्टली क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। One point is very clear, due to the presence of unpaired electrons in the d orbital, most of the properties of transition elements are dependent। तो वहाँ पर इनकी बात आप कहीं भी लिख सकते हो। दो तरह की आपको मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिलता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इन दोनों के कारण ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। और हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल्स।
नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसकी थ्रू ही हम कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू √n+2, जहाँ पर म्यू मैग्नेटिक मोमेंट है, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। एक बात यहाँ ध्यान देना कि जो स्पिन वाली फार्मूला है उसका यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम को देखते हैं। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है इट इज इफेक्टिवली क्वेंस्ड, वो बहुत ज़्यादा दब जाता है, शांत रहता है। इसलिए जो मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन होता है टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अगर आप n की वैल्यू 1 रखो, सपोज दैट देयर इज ओनली वन अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, व्हाट विल यू गेट, द वैल्यू विल बी 1.73। कैसे आया जरा देखो, म्यू इज इक्वल टू √1 इज इक्वल टू √3, और √3 का वैल्यू 1.73 आ जाएगा, और यूनिट क्या होगा, बोर मैग्नेटॉन्स। इज इट क्लियर? तो आप अगर मैग्नेटिक मोमेंट दिया हो तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज गिवन यू कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट गिव अस ए यूजफुल इंडिकेशन अबाउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम, मॉलिक्यूल और आयन। तो क्यों मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट से निकालेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n×n+2। तो आज का ये दो टॉपिक, इज इट क्लियर? सो नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, जस्ट सी इट and try to solve. Just see the question number 3, it is totally based upon the data waste, जहाँ आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है और उसके बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन किसके कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये आपको देखना है, स्टेबिलिटी की बात की जा रही है। तो आप देखो डाटा को, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को देखो। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है इट मीन्स इट वांट्स टू गेट रिड्यूस, नेगेटिव है इसका मतलब वो चाहेगा कि उस फॉर्म में एग्जिस्ट करे। ओके, so try to solve these questions. If the concept is clear you can solve it easily. So I hope the two topics which were taught today, that is the electrode potential and the trends of stability when the divalent ion is converted into the metallic form or trivalent ion is converted into the metallic form is clear. उसकी वैल्यू को देख के आप बता सकते हो कि कहाँ टेंडेंसी है रिड्यूस होने की या ऑक्सीडाइज होने की। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक मोमेंट। Okay, I hope all the points are totally clear to all of you. Solve these questions. Thanks for watching. Like and subscribe. Once again thank you. Have a nice day. We will see again tomorrow with the general properties of d block elements. Okay, thank you.